कॉम्पिटिशन एकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। अभी पंजाब में असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा हुई है, शायद 21 तारीख को हुई है पंजाब असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा। तो पंजाब में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा हुई है, किसी ने मेरे पास पेपर भेजा, आज नहीं बल्कि कल ही आया है, और उन्होंने कहा कि सर ये पेपर हल करा दीजिए। तो मैंने कहा चलो ठीक है, समय मिलता है तो मैं हल करा देता हूँ। तो यहाँ पर ज़रूर देखें आप, क्योंकि यहाँ पर जो पेपर देखने जा रहे हैं, जो हल देखने जा रहे हैं, यह यूजीसी नेट जेआरएफ वालों के लिए बहुत ही अच्छा होगा। इसलिए क्योंकि हाल ही में पूरे भारत में ऐसा हमने देखा है, यह हमारा विश्लेषण है कि हाल ही में जो भी परीक्षाएं हिंदी की होती हैं, उसके बाद होने वाली जो परीक्षा होती है 1 महीने के लगभग आसपास, तो उसमें 1-2 प्रश्न आप लोगों को मिल ही जाते हैं, सेम उसी तरीके के प्रश्न। तो हो सकता है कि यहाँ पर भी आप लोगों के लिए, यूजीसी नेट वालों के लिए 1-2 प्रश्न जरूर मिल जाए। वैसे यूजीसी नेट की जो परीक्षा है वह आप देखेंगे कि अभी तिथि निर्धारित नहीं हुई है। 15 से 23 दिसंबर के बीच में परीक्षा है। अब किस दिन होगी अभी ये डिसाइड नहीं हो पाया, अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है, और इसीलिए एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है। कुछ लोग कहते हैं सर मेरा एडमिट कार्ड नहीं डाउनलोड हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? तो उसका रीज़न यही है। तो चलिए शुरू करते हैं, प्रश्नों को गौर से देखें। कुछ लोग 2-4 प्रश्न देखते हैं, समझ में आता है तो करते हैं, नहीं समझ में आता है कहते हैं छोड़ो ये तो सब आता ही रहेगा। ऐसा ना करें, जरूर सारी चीज़ों को देखें, विस्तृत देखें। तो निम्न में से कौन सा क्षेत्र छत्तीसगढ़ी बोली का है? तो यहाँ पर आपका उत्तर होगा डी, खैरागढ़। बाकी लखीमपुर, जालौन, बालाघाट ये सब आप देखेंगे, ये ब्रजभाषा का क्षेत्र है, जालौन वगैरह। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा खैरागढ़। भाई छत्तीसगढ़ की बोलियाँ जो हैं वो मैंने आपको बताया ही है, मूलिया है, लरिया है, और किमवारी है, सरगुजिया है, भतरी, हलवी, खलटाही, ये सारी चीज़ें हैं। पूर्वी भाग में जो लहरिया बोली जाती है वो उस पर उड़िया का प्रभाव है। वहीं छत्तीसगढ़ के पश्चिमी छत्तीसगढ़ में जो खलटाही बोली जाती है उस पर मराठी का प्रभाव है। सरगुजा में सदरी बोली जाती है। सारी चीज़ें आप लोगों को कराया गया, बहुत ही साधारण पेपर मिल रहा है। खड़ी बोली का विकास अपभ्रंश के किस रूप में हुआ है? आपका उत्तर हो जाएगा ए, सौरसैनी अपभ्रंश में हुआ है, अपभ्रंश से हुआ है। अपभ्रंश के लिए औहट्ट का प्रयोग सबसे पहले किस रचना में मिलता है? तो ज्योतिरेश्वर ठाकुर की रचना वर्ण रत्नाकर में मिलता है। अभी परसों के ही लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया। बघेली बोली किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? तो आपको पता है अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी सब पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आएगी। मानक हिंदी की समकालीन व्याकरणिक मान्यताएं किस विद्वान के ग्रंथ पर आधारित रचना है? उत्तर हो जाएगा सी, कामता प्रसाद गुरु। नागरी लिपि में सिरोरेखा को हटाने की जो बात की गई है वो किस लिपि के प्रभाव में की गई है? आपका उत्तर हो जाएगा सी, गुजराती लिपि, क्योंकि गुजराती लिपि में सिरोरेखा नहीं होती है। गुजराती लिपि में सिरोरेखा नहीं होती है, और उसी के प्रभाव में नागरी लिपि में आप देखेंगे कि सिरोरेखा हटाने की बात की गई है। किसने कहा है? ये पूरा मैंने कथन आप लोगों को कराया है, अभी शायद परसों के ही कक्षा में मैंने कराया है, जब लिपि का विकास कराया जा रहा था। पूर्वी हिंदी भाषा समूह के अंतर्गत कौन सा आता है? अभी तो अब बात ही हुई है, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। पुरानी हिंदी का नामकरण किसने किया है? चंद्र शर्मा गुलेरी ने किया है। अगला प्रश्न, संविधान के में हिंदी किस रूप में स्वीकृत है? कल की कक्षा में आपने देखा, यहाँ जो प्रश्न संख्या 9 है, अभी कल की कक्षा में आपने देखा है कि अनुच्छेद 343(1) में क्या कहा गया कि भारतीय संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। यानी हिंदी किस रूप में स्वीकृत है? तो राजभाषा के रूप में स्वीकृत है। देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है? ब्राह्मी से हुई है। रीतिकाल को कलाकाल किसने कहा है? उत्तर हो जाएगा रमाशंकर शुक्ल, रसाल ने कहा है। संदेश राशक किसकी रचना है? अब्दुल रहमान की है। भक्ति प्रधान दार्शनिक शब्दों में द्वैतवाद
निम्बारकाचार्य का द्वैताद्वैतवाद है। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौ करे भवहन हंसै, दैन कहें नटी जाए बिहारी की पंक्ति है। काव्य में लोकमंगल की साधना अवस्था, ये तो UPHESC में, या हम कह सकते असिस्टेंट जो प्रोफेसर है यूपी का, उसमें पूछा गया है। ये तो दिया ही है, टॉपिक ही दिया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। काव्य में लोकमंगल की साधना अवस्था, सिद्धावस्था और साधनावस्था दोनों दिया है टॉपिक। अगला प्रश्न, प्रिय प्रवास में हरिऔध जी ने राधा के किस रूप का चित्रण किया है? तो समाज सेविका रूप का चित्रण किया है। प्रश्न संख्या 17 देखें। वैसे जिन्होंने PDF भेजा है वो PDF आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, कुछ कुछ उसे हम पढ़ते चलते हैं, उसे आप जरूर ध्यान देते चलें। भारतीय पुनर्जागरण के जन्मदाता कौन माने जाते हैं? उत्तर हो जाएगा आपका C, राजा राम मोहन राय। हिंदी कथा साहित्य को मनोरंजन के स्तर से उठाकर जीवन के साथ जोड़ने का प्रथमतः प्रयास प्रेमचंद जी ने किया है। 18 का A हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 देखें। भगवती चरण वर्मा के किस उपन्यास में पाप पुण्य की व्याख्या को आधार बनाया गया है? उत्तर हो जाएगा B, चित्रलेखा। तन मन धन गुसाई जी को अर्पण एकांकी के लेखक कौन है? उत्तर हो जाएगा A, राधा चरण गोस्वामी। निर्दोष गुणालंकार लक्षण रीत वृत्त वाक्यम काव्यम, काव्य का लक्षण संबंधी यह कथन, यह उक्ति किस आचार्य की है? आपका उत्तर हो जाएगा C, आचार्य जयदेव की उक्ति है। जिन्होंने पेपर भेजा है उन्होंने B लगाया है, मम्मट गलत होगा, आचार्य जयदेव का है। आचार्य आनंदवर्धन ने रीति के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग किया है? तो आपको यह उक्ति याद ही होगी कि पद संघटना धर्म है रीति, यानी रीति मूलतः पद संघटना का धर्म है। उत्तर हो जाएगा A, संघटना। अगला प्रश्न, रस निष्पत्ति विवेचन के अंतर्गत किस आचार्य का विवेचन सयो दर्शन है? चारों दर्शनों पर मैंने आप लोगों को, चारों सिद्धांतों पर उत्पत्ति का अर्थ किसने क्या बताया है, निष्पत्ति का अर्थ किसने क्या बताया, किसका दर्शन क्या है, ये सारी चीज मैंने आप लोगों को समझाया है। उत्तर हो जाएगा यहाँ पर B, आचार्य अभिनव गुप्त, इनका शैव दर्शन होगा। काव्य में मुख्य अर्थ का अपकर्ष होने पर काव्य दोष की चर्चा किस पुस्तक में मिलती है? आपका हो जाएगा A, मम्मट की रचना काव्य प्रकाश, जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि मुख्यार्थ का अपकर्ष करने वाले तत्व काव्य दोष हैं। यह स्पष्ट रूप में आपको देखने को मिलेगा यह पूरा वाक्य। रसांग के अंतर्गत संचारी भाव का विवेचन करते हुए किस आचार्य ने ईर्ष्या और राग का उल्लेख किया है? आपका उत्तर हो जाएगा B, आचार्य भानुदत्त। अरस्तु की काव्य भाषा संबंधी रचना का नाम क्या है? प्रश्न संख्या 26 आप देखें। उत्तर हो जाएगा A, पेरिपोई एथिकेस। अगला प्रश्न, अरस्तु द्वारा विवेचन सिद्धांत की चर्चा किस साहित्य विधा के संदर्भ में की गई है? उत्तर हो जाएगा काव्य विधा के संदर्भ में की गई है। कॉलरिज ने काव्य के किस सिद्धांत के सैद्धांतिक रूप को अधिक महत्व दिया है? तो कल्पना सिद्धांत। कॉलरिज का जो कल्पना सिद्धांत है आप देखेंगे कि आपके पाठ्यक्रम में भी, इसीलिए मैंने कल एक वीडियो डाला था, आप लोगों को पता होगा, मैंने कहा था कि सिलेबस आपके ध्यान में होना चाहिए। अगर सिलेबस आप रटे हुए हैं, सिलेबस एकदम पूरा ध्यान में आप है, तो आपके पाठ्यक्रम से, सिलेबस से 5 से 6 प्रश्न साधारण रूप में मिलते हैं। अब यहाँ पर देखिए, आप अगर सिलेबस पता होता तो आप बहुत आराम से इस प्रश्न को ऐसे हल कर सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे प्रश्न हैं यहाँ पर आप देख रहे हैं। काव्य भाषा अध्ययन समुदाय के कार्यों को रूसी रूपवाद के अभिधान से संबोधित किया गया। इसके संस्थापक कौन है? विक्टर स्क्लोस्की। किसी विशिष्ट लेखक द्वारा ऐसे कथात्मक तत्वों का उपयोग किया जाता है जिसे सुसंगत होने के लिए इतिहास या प्रकृति पर निर्भर नहीं होना पड़ता, उसे क्या अभिधान दिया गया है? उत्तर हो जाएगा C, फंतासी। भारतीय नवजागरण के अग्रदूत के रूप में वैचारिक क्रांति के पुरोधा राजा राममोहन राय ने अपनी भारतीय पत्रकारिता क्षेत्र में
विशेष योगदान दिया है। उनकी कौन सी पत्रिका है जो बंगला, हिंदी, फारसी भाषाओं का प्रयोग एक साथ किया जाता था? उत्तर हो जाएगा सी, बंगदूत। यहाँ पर बंगदूत जो पत्रिका थी वो बंगला में भी, हिंदी में भी और फारसी में भी प्रकाशित होती थी। तीनों भाषाओं का प्रयोग किया गया है बंगदूत में। हिंदी के साहित्य इतिहासकारों में प्रचलित मान्यता के अनुसार भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने हिंदी में एक नए युग का आरंभ माना जाता है। इस युग का नामकरण हिंदी नवजागरण के रूप में किसने किया है? उत्तर हो जाएगा रामविलास शर्मा ने हिंदी नवजागरण युग नाम दिया है। अगला प्रश्न, हिंदी नवजागरण काल में एक बड़ी चिंता हिंदी लेखकों को हिंदी साहित्य अन्य ज्ञानानुशास्त्रों से जोड़ने की भी थी। इस दिशा में भी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी योगदान उनकी किस रचना में मिलता है? उत्तर हो जाएगा सी, विचार वीथी। वैसे स्पष्ट नहीं है, ध्यान रखिएगा। जिन्होंने पीडीएफ भेजा है, खैर मूल तो मुझे नहीं पता है, पंजाब का है, लेकिन जिन्होंने भेजा है वो मूल कॉपी मुझे नहीं मिल रही है, तो इसलिए इसी से कराया जा रहा है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अनुसार मानव के अस्तित्व का अंतिम लक्ष्य क्या होना चाहिए? उत्तर हो जाएगा आपका सी, बुद्धि का विकास होना चाहिए। वैसे पढ़ा जा रहा है तो इससे तो आप समझ ही जा रहे होंगे पूरा प्रश्न। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया समाज के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए गांधी जी के किस आदर्श को महत्व देते थे? उत्तर हो जाएगा सी, सत्याग्रह। आप देखेंगे इसी सत्याग्रह पर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने अपना थीसिस प्रस्तुत किया था। तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा 35 का सी। मार्क्स के सौंदर्य शास्त्र का मूल उत्स उनके किस वैचारिक पक्ष में अपने उत्स को पाता है? उत्तर हो जाएगा वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। प्रश्न संख्या 36 का सी हो जाएगा। मानव व्यक्तित्व के शिल्पीकरण की प्रक्रिया में इदम, अहम और अति अहम तत्वों को स्वीकार करते हुए फ्रायड तथा उनके सहयोगियों के मनोविश्लेषणवाद को अति संकुचित, क्षतिकारक, वैज्ञानिक कहते हुए किसने अवहेलना की थी? उत्तर हो जाएगा सी, स्पिनगार्ड ने की थी। किस भारतीय चिंतक ने पश्चिमी चिंतन धारा के अस्तित्ववादी की मान्यताओं को भारतीय चिंतन धारा के उपनिषद और बौद्ध धर्म को आत्मज्ञान संबंधी प्रपत्तियों का नवीन संस्करण माना है? आपका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। जिसने भी पेपर भेजा है महात्मा गांधी लगाया है, गलत होगा, बी होगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। दलित साहित्य शुद्ध कला होकर एक सामाजिक आंदोलन है। इससे प्रभावित साहित्य समाज की पड़ताल कर उसमें छुपी विसंगतियों का प्रतिकार करते हुए उनके परिष्कार का प्रयत्न करता है। इस कथन के परिप्रेक्ष्य में हिंदी का कौन सा उपन्यास सबसे पहले सामाजिकों के सम्मुख आया? उत्तर हो जाएगा ए, जयप्रकाश करदम का छप्पर। हिंदी आदिवासी गद्य का प्रारंभ बीती सदी के 8वें दशक से माना जाता है। इस दृष्टि से बिरसा मुंडा के विचारों पर लिखे गए जंगल के गीत उपन्यास किसका है? प्रश्न संख्या 40। याद होगा आप लोगों को, जब मैंने अन्य रचनाएं कराई थी, जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं याद करिए कि यूपी में असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा से पहले मैंने अन्य करके या विविध करके मैंने आप लोगों को कराया था रचनाकार और उनकी रचनाएं। उसमें मैंने आपको बताया भी था, याद होगा, पीटर पॉल एक्वा। तो 2-3 लोगों का कमेंट भी आया था कि सर ऐसे रचनाकार का नाम आप दे रहे हैं जो कभी पूछा नहीं जाएगा, कहीं किसी परीक्षा में अभी तक नहीं पूछा जाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं नहीं दे रहा हूँ, मेरा 12-14 साल का एक्सपीरियंस दे रहा है आप लोगों को। ये अनुभव बता रहा है कि कहाँ से और कैसे प्रश्न आते हैं। और अगर अभ्यर्थी को यही पता हो कि कहाँ से क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, तो उसको कहीं भी किसी भी संस्था से जुड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद से कर लेगा। लेकिन यही नहीं पता होता है कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है।
तो भले ही यूपीएससी में नहीं पूछा गया, लेकिन आप देखिए पंजाब में पूछा गया। तो इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। अर्थ तो इसका बूझेगा, मुंह देखो तो सूझेगा। प्रश्न संख्या 41, अमीर खुसरो का यह है, जिसमें इस पहेली का अर्थ होगा दर्पण। माधो मैं ऐसा अपराधी, तेरी भगत होत नहीं साधो। यह पंक्ति किसकी है? किसी जिन्होंने पेपर भेजा है उन्होंने लगाया है सूरदास, जबकि यह कबीर की पंक्ति है। 42 का डी होगा। चिंतामग्न राम के अश्रु जब उनके पांवों पर गिरे, तो पास में बैठे हुए सभासदों में कौन उद्वेलित हुआ? राम की शक्ति पूजा, जो यूपीएससी के पाठ्यक्रम में भी है, असिस्टेंट प्रोफेसर के पाठ्यक्रम में था, यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में है, राम की शक्ति पूजा। और उसी से आप देखेंगे कि यहाँ पर यह प्रश्न लिया गया है। उत्तर हो जाएगा सी, हनुमान। अगला प्रश्न, ठूंठ, यहाँ ठंठ लिखा है, ठूंठ होगा। ठूंठ पैंडलों को गति देकर कौन चला रहा था? तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा आपका सी, जिजीविषा। यहाँ जो मनुष्य की जिजीविषा है उसके बारे में बात की गई है। चला रहे थे तीन तीन चक्र, ये खुरदरे पैर कविता है, ध्यान रखना। खुरदरे पैर कविता है, उसी में जो तीन तीन चक्र, मैंने इस पर कई बार प्रश्न भी आप लोगों को कराया है, याद होगा आप लोगों को। अगला प्रश्न, प्रथम रश्मि के आने से प्राकृतिक दृश्य कैसा हो गया? तो जो प्रथम रश्मि कविता है, इस प्रथम रश्मि कविता में पंक्ति आप पढ़ेंगे, पंक्ति इसीलिए मैं कहता हूं कि पंक्तियां जरूर ध्यान रखें, व्याख्या नहीं पूछी जाती है। अगर पंक्ति आपको याद है तो साधारण रूप में आप उसका उत्तर लगा देते हैं। संसद से सड़क तक संग्रह की सबसे लंबी कविता कौन सी है? मैंने कई बार ऐसे प्रश्न कराए हैं। पटकथा सबसे लंबी कविता है। सतपुड़ा के जंगल डूबे रहते हैं, किसमें? सतपुड़ा के जंगल, नींद में ऊँघते जंगल, ये नींद में कहा गया है। उत्तर हो जाएगा 47 का सी। अगला प्रश्न, पाँवों में घुंघरू बांधकर जब मीरा नाचती है तो सास उसे किस रूप में देखती है? अब यहाँ पर आपको अगर ये पंक्ति याद है तो पंक्ति से ही आपको पता चल जाएगा, पूरी पंक्तियाँ सिर्फ याद रहेंगी। पहली पंक्ति दे दी गई, दूसरे पंक्ति में आप देखेंगे जहाँ पर कुलनासी कहा गया है, तो उत्तर हो जाएगा ए, कुलनासी। पंत के अनुसार जीवन का मूल्य क्या है? तो जीवन का मूल्य होता है परिवर्तन। असाध्य वीणा का संगीत सुनकर ईर्ष्या, महत्वाकांक्षा, द्वेष, चाटुता आदि सभी पुराने लुगड़े झड़ गए। ये किसकी अनुभूति है? तो ये राजा ये अनुभूति करता है। जब असाध्य वीणा बज उठती है, राजा ने जब असाध्य वीणा सुना, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि राजा ने जो सुना है उस पर क्या कहा है। राजा ने असाध्य वीणा सुना, उस पर उसको कैसा एहसास हुआ। तो ये सारी चीज़ें देखिए मैं बार बार आप लोगों को समझाता हूँ इसीलिए कि इसे आप लोग ज़रूर ध्यान रखें। इससे साधारण रूप से जो प्रश्न आते हैं वो साधारण रूप के प्रश्न अगर आप नहीं पढ़ेंगे, पंक्तियाँ आपको नहीं याद होंगी, तो जाहिर सी बात है कि प्रश्न गलत होगा। इसलिए मैं फिर से कह रहा हूँ, बार बार आप लोगों से कह रहा हूँ कि पंक्तियाँ आप जरूर ध्यान रखें। तो आगे बढ़ते हैं। अब जैसे यहाँ पर जो ईर्ष्या महत्वाकांक्षा है, जब राजा ने सुना तो जय देवी यशकाय वरमाल लिए गाती थी, मंगल गीत दुदुम्भी दूर कहीं बजती थी, राजमुकुट सहसा हल्का हो आया था, मानो हो सरस फल शिरीष का। ईर्ष्या, महत्वाकांक्षा, द्वेष, चाटुता सभी पुराने लुगड़े से झड़ गए, निखर आया है जीवन कांचन, धर्म भाव से जिसे निछावर कर देगा वो। फिर रानी ने सुना, तो इस तरीके से रानी ने सुना कि छठती बदली में एक कौंध कह गई, तुम्हारे ये मणिमाणिक कंठहार पट वस्त्र मेखला किंकिर, ये अंधकार के कण है, ये आलोक एक है, प्यार अनन्य
तो इस तरीके से पंक्तियां आपको याद होंगी तो बहुत आराम से आप कर लेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी का प्रथम उपन्यास किसे मानते हैं? अब यहीं पर देखें, इसी से संबंधित दो प्रश्न सीधे सीधे हैं। परीक्षा गुरु, एक तो ये हो गया। दूसरा, परीक्षा गुरु का प्रकाशन कब हुआ? तो 1882 में हुआ। अगला प्रश्न देखें, निम्न में से कौन प्रेमचंद का समकालीन उपन्यासकार नहीं है? तो यहां पर आप देखेंगे आपका उत्तर हो जाएगा पांडे बेचन शर्मा नहीं है। बाकी आचार्य चतुर्सेन शास्त्री हैं, जीपी श्रीवास्तव है, गोपाल राम गहमरी हैं। निम्नलिखित पंक्तियां किस उपन्यास की हैं? ना भैया ना, नारी पर हाथ उठाने से सीता महारानी दुखी होंगी, वह आप इसे दंड देंगी, छोड़ो इसे छोड़ो, मानस का हंस। फूफी पात्र है किसकी? आपका बंटी की। अगला प्रश्न देखें, हरनाम सिंह किस उपन्यास का पात्र है? उत्तर हो जाएगा तमस, जो कि भीष्म साहनी का जो उपन्यास है। पात्र देखिए, अगर आपको याद होंगे तो इस तरीके से पूछ लिया जाता है। तारा किस उपन्यास की पात्र है? झूठा सच की है। परीक्षा गुरु में किसके पतन और उद्धार की कथा है? तो लाला मदन मोहन के पतन और उद्धार की कथा है। अगला प्रश्न, राग दरबारी उपन्यास में किस गांव का जिक्र किया, किस गांव की कथा है? शिवपालगंज की है। मैलांचल उपन्यास के द्वितीय खंड में कितने भाग हैं? अब इसमें से याद नहीं आ रहा है 22-23 में से, क्योंकि कल किसी ने भेजा है तो ये याद नहीं आ रहा है कि कितने हैं। एक आध प्रश्न छोड़कर चलिएगा आप, कि बोलने में भी कहीं हो सकता है। वैसे कोशिश मेरी रहती है 99% कि बोलने में कहीं गलती ना हो। कोसी का घटवार कहानी का नायक लक्ष्मण को गंगनाथ के पास जाकर क्षमा मांगने के लिए क्यों कहता है? तो इसलिए कहता है क्योंकि गुसाई से किए गए वादे से के झूठ हो जाने के कारण, पहले वादा करते हैं दोनों की शादी करेंगे और इसके बाद में घर वाले नहीं करते हैं, तो जो झूठी कस्में खाई गई थी उनके लिए कहता है कि जाकर गंगनाथ के पास क्षमा मांग लीजिए। राही कहानी की स्त्री नाज की गठरी चुराती है और उसी चोरी के जुर्म में जेल जाती है। तो 62 का उत्तर आपका बी हो जाएगा। परिंदे कहानी में होम सिकनेस की बीमारी से कौन ग्रसित है? तो डॉक्टर मुखर्जी होम सिकनेस की बीमारी से ग्रसित हैं। प्रश्न संख्या 64 आप देखें, हीरामन को मेला खोखला क्यों लगने लगा? खोखला इसलिए लगने लगा क्योंकि हीराबाई वहां से चली जाती है। चीफ की दावत कहानी में सामनाथ की माँ खाना क्यों नहीं खाना चाहती हैं? खाना इसलिए नहीं खाना चाहती हैं क्योंकि वो शाकाहारी हैं। और जब चीफ आने वाले होते हैं, मेहमान आने वाला होता है, तो उस मेहमान के खाने के लिए मांस मछली आदि व्यंजन बनते हैं, तो इसलिए वो खाना नहीं खाती हैं, क्योंकि खाने में मांस मछली होने के कारण। 65 का उत्तर ए हो जाएगा। अमृतसर आ गया कहानी में यह इसलिए नहीं लेता कि तुमने हाथ नहीं धोए हैं, किसने कहा है? तो ऊपर बर्थ में बैठा हुआ जो पठान है वो कह रहा है, जब एक बच्चे को दिया जा रहा है खाने के लिए, नान मांस का टुकड़ा होता है और नान रोटी होती है, उसे दिया जाता है, वो नहीं लेता है। जब मना करता है तो ऊपर वाला पठान हंसता है और कहता है वो इसलिए नहीं लेता है कि तुमने हाथ नहीं धोया है। अगला प्रश्न, आकाशदीप कहानी में नाव में कुल 10 व्यक्ति सवार रहते हैं, कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी होती है? तो होती है 10। अगला प्रश्न, अपना अपना भाग्य कहानी में बच्चे बच्चे में गुण छिपे रहते हैं, आप भी क्या अजीब हैं, उठा लाए कहीं से, लो जी यह नौकर लो, यह बात किसने कही है? तो यह जो मित्र हैं, उस मित्र के वकील जो होटल में ठहरे हैं, जब वकील के पास लेकर जाते हैं तो कहते हैं वकील साहब आपको नौकर की ज़रूरत थी और लीजिए। तब वकील कहता है यहाँ पर यह पूरा कथन, चंदेव से मेरी बातें में लेखिका ने अंग्रेज को भारत प्रभु कहकर संबोधित किया। किस अंग्रेज को? तो लॉर्ड कर्जन को। अगला प्रश्न, हीरामन की तीसरी कसम का संबंध किससे है? तीसरी कसम खाई थी उसने कि कंपनी की औरत की लदनी नहीं करेंगे। अगला प्रश्न, अंधेर नगरी किस वर्ग का नाटक है? अंधेर नगरी एक प्रहसन है।
71 का सी हो जाएगा। इनमें से कौन आषाढ़ का एक दिन का पात्र नहीं है? तो यहाँ प्रश्न संख्या 72 में उत्तर हो जाएगा रंग और उमंग नहीं है। बाकी अनुस्वर, अनुनासिक ये भी हैं, रंगनी, संगनी है। हाँ, निक्षेप है, यहाँ पर शायद मिसप्रिंट है या जो भी रहा हो, इस प्रश्न को थोड़ा हटा कर चलिएगा। निक्षेप और विलोम है यहाँ पर, जबकि आक्षेप साक्षेप लिख दिया गया है, तो यही एक थोड़ा डाउट में है। बाकी रंग और उमंग तो बिल्कुल भी नहीं है। इनमें से कौन सा पात्र बकरी नाटक का नहीं? देखिए कितना ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैंने तीनों को, जो 3 नाम हैं, तीनों नामों को मैंने बहुत बार आप लोगों को कराया है। दुर्जन सिंह है, कर्मवीर है, सत्यवीर है, धर्मवीर इसमें नहीं है। जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही क्रम कौन सा होगा? तो आपका उत्तर हो जाएगा सज्जन, जिसका प्रकाशन 1910 में हुआ है, करुणालय 1913 में हुआ, जन्मेजय का नागयज्ञ 1926 में हुआ, कामना 1927 में हुआ। विधवा विवाह हो रहा है, लेकिन वैवध्य कहाँ मिट गया? अभी तक केवल वैवध्य की समस्या थी, अब तलाक की समस्या भी आ रही है। यह संवाद किस नाटक का है? सिंदूर की होली, मनोरमा। अगला प्रश्न, तो बुलाती क्यों हो ऐसे लोगों को घर पर कि जिनके आने से हम जितने छोटे हैं उससे और छोटे हो जाते हैं अपनी नज़र में। आधे अधूरे नाटक में यह अशोक कहता है, जो लड़का है अशोक, उसका कथन है। 76 का उत्तर हो जाएगा आपका बी। अंधा युग का प्रारंभ किस घटना काल पर आधारित है? तो महाभारत के 18वें दिन। उत्तर हो जाएगा 77 का बी। अगला प्रश्न, आगरा बाजार में फेरी वाले किस कवि या शायर की रचनाएं गाते हैं? यह भी बहुत बार कराया जा चुका है, नजीर अकबराबादी। अगला प्रश्न, एक और द्रोणाचार्य नाटक के बारे में सही कथन कौन सा है? उत्तर हो जाएगा, एक और द्रोणाचार्य में नाटक में 2 कथाएं समानांतर चलती हैं। एक और द्रोणाचार्य में नाटक में 2 कथाएं समानांतर चलती हैं। वहीं आप देखेंगे कि एक और रचना है जिसमें 2 कथाएं समानांतर चलती हैं, राजा निर्वंशिया। आपने अगर पढ़ा होगा राजा निर्वंशिया, तो उसमें भी 2 कथाएं समानांतर चलती हैं। अगला प्रश्न, नाट्यशास्त्र के अनुसार कार्य व्यापार की अवस्थाओं का सही अनुक्रम कौन सा होगा? उत्तर हो जाएगा डी। पहले होगा आरंभ, फिर होगा प्रयत्न, फिर होगा प्रत्याशा, फिर होगा नियताप्ति और उसके बाद फलागम। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? डी गलत होगा। भारतेंदु युग के निबंधकारों की भाषा परिष्कृत, प्रांजल, शुद्ध हिंदी थी नहीं। तो 81 का उत्तर हो जाएगा आपका डी। प्रश्न संख्या 82, निम्न निबंधकारों को काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पर थोड़ा सा संशय है, इस प्रश्न को हो सकता है कि पंजाब आयोग हटाए भी। देखिए बाल कृष्ण नहीं, पहले होने चाहिए इस पे सरदार पूर्ण सिंह। सरदार पूर्ण सिंह पहले होने चाहिए। तो अगर यहाँ पर सरदार पूर्ण सिंह पहले होंगे, दूसरे पर बालकृष्ण भट्ट होंगे, क्योंकि सरदार पूर्ण सिंह का आप देखेंगे 1881 है, बालकृष्ण शर्मा का 1884 है, और फिर रामविलास शर्मा का 1912 है, कुबेर नाथ राय का 1933 है। तो अगर सरदार पूर्ण सिंह जैसे बी विकल्प में दिए गए हैं, ये पहले हो गए, फिर बालकृष्ण भट्ट हो गए, सही है। उसके बाद में कुबेर नाथ राय आ गए, तो चाहे बी या डी में कहीं ना कहीं बदलाव करना पड़ेगा। यहाँ पर रामविलास शर्मा को पहले करना पड़ेगा और कुबेर नाथ राय को बाद में, या यहाँ पर सरदार पूर्ण सिंह को पहले करना पड़ेगा, बालकृष्ण शर्मा को दूसरे नंबर पर। अगला प्रश्न, मनुष्य के हाथ से बनी हुई वस्तुओं में निश्चय ही उसकी प्रेममय पवित्र आत्मा निवास करती है। सरदार पूर्ण सिंह का जो ये निबंध है मजदूरी और प्रेम मजदूरी में यह कहा गया है। अगला प्रश्न, लोग कहते हैं कि विरह में आदमी कवि हो जाता है, उसका दुख उसे विश्वव्यापी दिखने लगता है, और जहाँ जहाँ सीमित सत्ता किसी व्यापक विश्व सत्ता से जुड़ती है वहाँ वहाँ कविता अपने आप जन्म ले लेती है। यह कथन कविता क्या है? निबंध का है। अगला प्रश्न, भारतेंदु युगीन समय सीमा कौन सी है? वैसे इस पर विवाद रहा है, अक्सर इस पर विवाद रहा है
ये विवादित प्रश्न यहाँ पर पूछ लिया गया, लेकिन विकल्पों के अनुसार उत्तर बी होगा 1873 से 1900, क्योंकि अनेक अलग अलग भाषाविदों ने अलग अलग समय का निर्धारण किया है भारतीय युग का, लेकिन विकल्प के अनुसार बी उत्तर सही होगा। इसमें से कौन सी रचना आचार्य रामचंद्र शुक्ल की नहीं है? उत्तर हो जाएगा बी, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो वो मरना नहीं चाहती। उत्तर हो जाएगा कि यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। अगला प्रश्न, बिना बुलाए ये दीन भंगड़ ब्राह्मण शिवशंभु शर्मा तीसरी बार अपना चिट्ठा लेकर आपकी सेवा में उपस्थित है। शिवशंभु के चिट्ठे शीर्षक से जो निबंध है आप लोगों के पाठ्यक्रम में, उसमें आप देखेंगे कि वायसराय का जो कर्तव्य है उस शीर्षक में यह कहा गया है। उत्तर हो जाएगा 88 का बी। इनमें से कौन सा विद्यानिवास मिश्र का निबंध संकलन नहीं है? उत्तर हो जाएगा डी, मराल नहीं है। आज की कविता में नयापन नहीं है, उसमें पुराने जमाने की पुनरावृत्ति मात्र है। यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न, मेरी कम से कम 1 दर्जन आरंभिक कहानियों के पात्र इसी मोहल्ले के हैं। मनु भंडारी का यह ब्रह्मपुरी मोहल्ला कहाँ का है? तो ब्रह्मपुरी मोहल्ला अजमेर का है। हाँ, उनका जन्म भानपुर में हुआ था, लेकिन कहा गया है कि मनु भंडारी का जो ब्रह्मपुरी मोहल्ले की बात जो वहाँ पर की गई है, वो ब्रह्मपुरी मोहल्ला कहाँ है? तो अजमेर में है। 91 का बी होगा। अब तो कुलीनता नहीं रही नहीं है, एक व्यक्ति के 100 विवाह भी नहीं होते, फिर इसकी पुनरावृत्ति करने से क्या लाभ? फिर भी साहस से लिखो, लेकिन कोई मिथ्या कल्पना मत करना। ये किस में कहा गया है? तो कहा गया है, उत्तर हो जाएगा बी, क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन का। अगला ही प्रश्न हरिवंश राय बच्चन से फिर संबंधित है कि हरिवंश राय बच्चन की पहली पत्नी का नाम क्या था? उत्तर होगा ए, श्यामा नाम था। अगला प्रश्न, ब्रिटिश सरकार द्वारा दिया जाने वाला कौन सा खिताब प्रेमचंद ने अस्वीकार कर दिया था? उत्तर हो जाएगा बी, राय बहादुर। निम्नलिखित में से कथाकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय का संबंध किस स्थान से था? उत्तर होगा बी, बंगाल। निम्न में से ठकुरी बाबा रेखा चित्र के पात्र नहीं है, कौन नहीं है? यह पूछा गया है। प्रश्न संख्या 96 में आप देखें कि कौन सा नहीं है इसमें। उत्तर हो जाएगा सी, बुधिया नहीं है। निम्न में से महादेवी वर्मा द्वारा रचित संस्मरणात्मक रेखा चित्र कौन सा नहीं है? तो उत्तर हो जाएगा डी, साहित्य के सहचर नहीं है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, उससे पहले एक सूचना आपको दे दें। पूरे भारत में कहीं पर भी असिस्टेंट प्रोफेसर की अगर वैकेंसी आती है तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हमारे यहाँ जो नया बैच है असिस्टेंट प्रोफेसर यूजीसी नेट और यूपी में एलटी ग्रेड, इसके लिए टीजीटी पीजीटी के लिए जो बैच शुरू हुआ है वो 15 तारीख से शुरू हुआ है। इसी 15 नवंबर से 15/11/2021 से हमारे यहाँ 3 प्रकार के बैच हैं। एक तो सिर्फ 6 महीने का है, दूसरा 1 साल का है और तीसरा लाइफ टाइम है। अगर आप इसमें जुड़ना चाहते हैं, जिसमें कंप्लीट सिलेबस का आपको पीडीएफ नोट्स, कंप्लीट सिलेबस का आपको वीडियो लेक्चर, टेस्ट सीरीज, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। लेकिन एडमिशन लेने से पहले एक चीज़ ध्यान रखना, मार्केट से अलग से कोई भी आपको पुस्तक खरीदने की ज़रूरत नहीं है, कोई मैटर अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जितना प्रतिदिन आपको कराया जाएगा ईमानदारी से आपको वही करना है और उतना ही करना है। अगर आपने पूरा कर लिया तो 100% मैं कहता हूं कि आपका सिलेक्शन होगा। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, मैं 100% इस चीज़ को कहता हूं। कोई छुट्टी नहीं होगी, पूरे सप्ताह हमारे यहाँ कक्षा होती है और जितना सप्ताह में पढ़ाया जाएगा उसके लिए टेस्ट सीरीज रविवार को रखी गई है और ये लगातार हमारा यही शेड्यूल चलता जा रहा है। तो आप भी जुड़ना चाहते हैं तो हमारे नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। नंबर लिख दें यहाँ पर, आप देख लीजिए। आप कॉपी पेन आपके पास है तो नोट कर लीजिए, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें।
ये नंबर है 8052584004 या 9721462740। इस दोनों नंबर पर किसी पर भी आप फ़ोन या व्हाट्सएप करके फीस और सारी जानकारी ले सकते हैं, पूरी डिटेल आपको दे दी जाएगी। चलिए शुरू करते हैं, आगे देखते हैं। निम्न में से एक कहानी यह भी के पात्र नहीं है। वैसे यह प्रश्न तो मेरे समझ में खैर नहीं आया, इसीलिए मैंने कहा कि एक दो प्रश्न हटाकर चलिएगा। मनु भंडारी की जो रचना है एक कहानी यह भी, जो आत्मकथा है वो मनु भंडारी की है। इसमें पात्र कहा कि पात्र कौन नहीं है, जिसमें राजेंद्र यादव, मोहन, राकेश, कमलेश और निर्मल वर्मा ये सारे दिए गए हैं। हाँ, हो सकता है कि इस तरीके से प्रश्न इसमें ये जो बनाया गया है कि किसकी चर्चा नहीं है, इस तरीके का यह प्रश्न हो सकता था, क्योंकि मनु भंडारी ने अपने जीवन में जो जो पढ़ा है, जिन जिन लोगों की रचनाएं पढ़ी हैं, जिनका योगदान है, उनकी बात उन्होंने इस रचना में कही है, तो ऐसा हो सकता है। तो उस तरीके का यह प्रश्न होना चाहिए। अगला है, आत्मकथा अर्थात चितेरे द्वारा बनाया हुआ चित्र है, उक्त कथन किसका है? उत्तर हो जाएगा डी, रविंद्रनाथ ठाकुर। आवारा मसीहा के अंतिम पर्व का नाम क्या है? उत्तर हो जाएगा डी, दिशांत। तो यदि आप नए हैं, हमारे चैनल पर वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी वीडियो पब्लिश किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। यदि आप बैच ज्वाइन करेंगे तो अभी तक जितना आपका 5-6 दिन का छूटा हुआ है, वो सारे वीडियो लेक्चर, सारे PDF आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, इस चीज़ का आप ध्यान दें कि अगर एडमिशन लेते हैं तो उस चीज़ का ध्यान रखना है कि मार्केट से ना खरीदना है, ना कोई अलग की चीज़ें पढ़नी है। जितनी चीज़ें कराएं उसे आप पूरी लगन, प्रतिष्ठा, मेहनत के साथ आप करते रहें। तो हम लोग फिर मिलेंगे किसी दिन ऐसे ही पब्लिश वीडियो के साथ।